बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास। तो अब फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन द टर्म यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो पहले डिफाइन है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है यहाँ पर 1 के ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, उससे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और ये आप जानते हैं कि वेक्टर क्या होता है कि जिसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? वेक्टर का नाम देते हैं। तो यहाँ यही है कि वेक्टर विच हैज़ 1 मैग्नीट्यूड, ये तो पहली बात हो गई कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर है तो इसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए। तो किसी मखसूस सिमत में इसकी डायरेक्शन हो सकती है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी हो सकती है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी हो सकती है, अलॉन्ग जेड एक्सिस भी हो सकती है। तो इससे कहते हैं कि हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इट इज़ यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन में वेक्टर। तो वही बात होगी कि ये हमें डायरेक्शन बताता है कि हम किस तरफ को मूव करना चाहते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस या अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के लिए हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम जे करते हैं और जेड एक्सिस के लिए हम के यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और इट हैज़ नो यूनिट, इसके यूनिट नहीं होते। और उसके बाद क्या है, इसका जो फार्मूला है इसे हम कैप लिखते हैं। ए के ऊपर कैप लिखा हुआ है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ये इसके हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब इस तरह दूसरा है कि पोजीशन वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो हमें पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पर दोनों यानी कि एक्सिस मिलते हैं उसे हम क्या नाम देते हैं? ओरिजिन, ओ से डिनोट करते हैं। तो अब ये कि ऐसा वेक्टर जो हमें ओरिजिन से पोजीशन बताता है किसी भी पॉइंट की कि ये कहाँ पर है। यानी कि फर्ज करते हम यानी कि जैसे ए दे दिया कि इसने ए डिस्टेंस कवर किया हुआ है, वाई एक्सिस की तरफ हमने बी डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो ये हमें बताता है कि हम किस लोकेशन पर हैं। तो इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर और इसे हम आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास है कि पोजीशन वेक्टर शो द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉलर आर। और वेक्टर है तो इसलिए हम इसके ऊपर एरो लिख रहे हैं। और आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे। वही जो बात हमने ऊपर भी की कि अब देखिए अलॉन्ग एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो हम आई यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो हम जे यूनिट वेक्टर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें उसकी डायरेक्शन बताता है कि हम किस तरफ को मूव कर रहे हैं। और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कि ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू नंबर ऑफ द पार्ट्स। देखिए ये अगर वेक्टर है तो इसे हम ज़्यादा कंपोनेंट में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो इससे ज़्यादा भी हम बना सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू नंबर ऑफ द पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो इसलिए ये अगर यानी कि फोर्स एफ थी तो ये इसका कंपोनेंट है, ये इसका कंपोनेंट है एंड हैव इफेक्टिव वैल्यू इन ए गिवन डायरेक्शन। और ये हमें वही उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। तो ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है जिसमें हमने तीन बातों को डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि द वेक्टर सम ऑफ द 3 वेक्टर इज 0। यानी कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं। तो कहता है गिव ए 0 रिजल्टेंट के, यानी कि उनका 0 रिजल्टेंट कब आएगा? व्हाट कैन बी द ओरिएंटेशन ऑफ द वेक्टर, कि क्या उनकी डायरेक्शन रखें कि 3 वेक्टर का जो है वो रिजल्टेंट 0 आ जाए। तो अब इसमें वही हमारे पास जो बात है कि देखिए कि अगर 3 वेक्टर यानी कि ये फर्स्ट करते वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, अगर ये तीनों वेक्टर यानी कि क्लोज साइकिल बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि देखिए ये हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर जॉइन विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी कि इस तरह। तो ये देखिए क्या फर्स्ट की जो टेल है वो लास्ट वेक्टर के हेड से मिल रही है, तो इसलिए क्लोज साइकिल है। तो हम क्या कहेंगे कि इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर ये कि अगर ट्राइंगल बनेगी 3 वेक्टर्स की तो क्लोज साइकिल होगा, तो हम उसे उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। तो ये कि व्हेन द 3 वेक्टर मेक ए ट्राइंगल देन द रिजल्टेंट इज 0। तो फिर उसका रिजल्टेंट क्या होता है? 0 होता है। बाय हेड टू टेल रूल वी गेट द 0 रिजल्टेंट बिकॉज टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर कंसाइड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। देखिए कि फर्स्ट की जो टेल है लास्ट के हेड से मिल रही है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये कि आर जो रिजल्टेंट है वो क्या है? ए प्लस बी प्लस सी। तो ये देखिए यानी कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से इनका रिजल्टेंट क्या आ जाता है? 0 आ जाता है।
अब नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि वेक्टर ए लाई इन एक्स वाई प्लेन, यानी कि कोई वेक्टर एक्स और वाई जिसमें दोनों इन्वॉल्व हैं, फॉर व्हाट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि उसकी क्या डायरेक्शन होगी, विल बोथ इट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बी द नेगेटिव, कि उसके दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी। फॉर व्हाट ओरिएंटेशन विल बी इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन, और कब उसके एक्स और वाई जो है वो अपोजिट साइन रखेंगे या उनके साइन अपोजिट होंगे, तो हमने बताना है कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये हमारे पास कंडीशन फुलफिल होती है। तो इसके लिए यही कि हमारे पास हम जो पढ़ते हैं कि ये हमारे पास, तो आप देखिए ये हमारे पास कि व्हेन वेक्टर इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, जब वेक्टर के थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो बोथ इट्स कंपोनेंट भी द नेगेटिव, उसके नेगेटिव होंगे कंपोनेंट, और द कंपोनेंट है अपोजिट साइन व्हेन वेक्टर इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जब सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो अपोजिट साइन होंगे। लेकिन ये तो आंसर हो गया, लेकिन अब इसकी देखें वजाहत के लिए कि देखें अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया। अब जब हम एक्स के अगेंस्ट जाएंगे डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसलिए एक्स नेगेटिव है, लेकिन वाई की डायरेक्शन वही है इसलिए वाई पॉजिटिव ही है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते थे देखिए हम एक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं या हम वाई के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो इसलिए एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव और ये हमारे पास यानी कि वाई जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए इसी चीज़ को देखते हुए कि देखिए, और इसकी जो काउंटिंग हम करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वो यही पूछता है कि देखिए फर्स्ट में देखें तो दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट में देखें तो दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में देखें तो एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, और थर्ड में देखें तो दोनों नेगेटिव हैं, फोर्थ में देखें तो एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो यही बात यहाँ पर उसने पूछी है कि अब पहली कंडीशन ये कि किस में दोनों नेगेटिव हैं, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव हैं, तो इसलिए द वेक्टर इन द थर्ड क्वाड्रेंट दैट यानी कि देन बोथ ऑफ इट्स कंपोनेंट बी द नेगेटिव। और अगर देखा जाए तो कंपोनेंट है द अपोजिट साइन व्हेन वेक्टर इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर सेकंड और फोर्थ को ले तो उसमें इसके साइन क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। अब शार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ वन अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज नॉट जीरो कैन इट मैग्नीट्यूड बी द जीरो, एक्सप्लेन। कहता है अगर एक कंपोनेंट हमारे पास जीरो नहीं है तो क्या मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है। तो अब देखें कि ये मुमकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नीट्यूड का फार्मूला है ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अगर हम एग्जांपल दे रहे हैं कि हम ए एक्स को जीरो कह देते हैं, ये जीरो तो हो जाएगा लेकिन वाई का आंसर आ जाएगा। अगर हम फर्ज करते हैं ए वाई को जीरो कह देते हैं तो ये वाई वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा लेकिन एक्स वाला कंपोनेंट जीरो नहीं होगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर बोथ कंपोनेंट जीरो नहीं है, कोई एक जीरो है, तो उसकी मैग्नीट्यूड कभी भी जीरो नहीं होती है। तो नो इफ वन अदर कंपोनेंट इज नॉट जीरो देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैन नेवर बी जीरो, फिर वो कभी भी जीरो नहीं होती। क्यों? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब ए एक्स जीरो है तो ए वाई का आंसर है, अगर ए वाई जीरो है तो ए एक्स का आंसर है। तो अब उसके बाद यानी कि शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि कैन ए वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन द वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्या कंपोनेंट जो हैं वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से बड़े हो सकते हैं? तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखिए ये कंपोनेंट मिलकर तो मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, ये उसके इक्वल तो हो सकते हैं लेकिन उससे बड़े नहीं हो सकते। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, कंडीशन क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है तो फिर में भी उसमें चेंज आ सकती है, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में यही कंडीशन है कि वो उससे बड़े नहीं हो सकते, उसके इक्वल होते हैं। कि नो द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड से कभी बड़े नहीं होते। कंपोनेंट इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वही कंपोनेंट तो हमेशा वो उसका पार्ट है, ठीक है। तो द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट कैन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो उसके इक्वल तो हो सकती है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेटा ये आज के लिए ये कुछ शार्ट क्वेश्चन 5 की है, बाकी कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको बात इसकी कुछ क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। तो नेक्स्ट मिलेंगे फिर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।